आई थिंक रिकॉर्डिंग इज बिगिन। यस, Yes, sir. चलो तो ये एक बार ना ऐसे आप क्लास में पहले तो सबको बता दो कि दिस क्लास इज नॉट अ ट्यूटोरियल। एक्चुअली कल क्लास नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ आई वाज इन अ मीटिंग, सो वी कैन हैव दिस ट्यूटोरियल एज अ लेक्चर। क्लियर? Yes, sir. और ये बताइए जो हम रिकॉर्ड करते हैं दैट विल बी विद मी ओनली और विद एवरीबॉडी? सर आपके पास ही रहेगा जब तक आप मतलब हमें शेयर ना करो। ओके, सो मतलब द होस्ट हैज एवरी पावर ऑन रिकॉर्डिंग एंड कीपिंग दिस। यस सर। आई गॉट इट। ठीक है, थोड़ा 1-2 मिनट लगता है ना रिकॉर्डिंग में, और तो कोई चीज रिकॉर्ड करना है तो यू कैन इट्स लाइक बिगिन 2-3 minutes earlier so that it starts when it starts, है ना? ठीक है, दैट्स गुड। चलो अभी तो लोगों को बोल दो, 22 लोग आ चुके हैं, और भी लोग आ जाएं, है ना? सब ट्यूटोरियल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक लेक्चर की तरह से ट्रीट करेंगे। और मैं आपको एक्चुअली आज लेक्चर ट्यूटोरियल को लेक्चर बनाने का एक मेरा और भी इंटेंशन था, वो ये था कि मैं आपसे आज थोड़ा सा एनईपी पे चाह रहा था 20-25 मिनट बात करना। यस, I simply wanted to inform you about NEP. Do you know about NEP, New Education Policy? बताइए, Do you know about New Education Policy, जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं? जानते हो कुछ? थोड़ा सा बताऊंगा आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये और स्टूडेंट्स ना, सो आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू इन जस्ट इन ब्रीफ। कोई जानता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, लागू हुई है? डू यू नो? आपके ऊपर लागू तो नहीं हो पाई, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर के ऊपर जो बच्चे आएंगे उनके ऊपर लागू हो जाएगा, और आप जब ग्रेजुएट हो जाओगे तो शायद जो नए कोर्सेज होंगे उसमें लागू हो सकता है। तो आपको पता है ऐसा कुछ? नहीं? बताइए, नहीं हाँ कुछ बताइए। नो सर। सर हाँ, सर आपने अटेंडेंस में सिर्फ 15 जुलाई क्यों लिखा है? आज 15 नहीं है क्या? आज 14 है। 14 ओ यस सर। अच्छा, मैं थोड़ा टाइम से आगे चलता हूँ ना, डोंट वरी, कर देता हूँ, चेक कर ओके देता हूँ, सही कर देता हूँ। ये है 15, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, और सब लोग आप लोग दोबारा से इसको, ये है 15 जुलाई। मैं इसको इसको डिलीट करके, एडिट कर सकते हैं ना, डिलीट क्यों करना, है ना? एडिट कर सर सकते, एडिट कर दीजिए। एडिट कर सकते हैं, रुकिए, आई विल एडिट इट, कोई दिक्कत नहीं। आप इस पे हैं तो फिर दिस विल बिकम 14। आई थिंक दैट इज फाइन नाउ, है ना? क्लियर? 14 जुलाई, है ना? किसी कुछ और लोग आने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ आई थिंक ठीक है, जो भी ये सब आ ही रहे हैं धीरे धीरे बच्चे, तो आ जाने देते, थोड़ा सा रुक जाते हैं, और तब तक मैं अच्छा स्क्रीन प्रेजेंट में कर रहा हूँ, आप बताओ दिख रहा कैसा है स्क्रीन? इज दैट फाइन? यस सर। यस सर। यस सर। पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना? जो भी लिखा है आपको पढ़ने में आ रहा होगा। हाँ जी। यस एंट्री कर सर। देते हैं, एक मिनट एंट्री करना है, ये एंट्री कर दो। ठीक है, मैं आपको सच में बताऊं, व्हाट आई फील is that students का जो education है ना, that should not be limited to the course and syllabus and all, rather they should be taught current affairs, GS, GK, all these things as graduation level in the college. Ultimately when you appear in the exams like IAS, PCS, SSC, bank, teacher, any job, I'm saying not a single job which does not ask for GS. Every job asks for GS, and students in graduation are not exposed to GS, current affairs, discussions related to the general public and society. That is not right in education system. The kind of education we have is not that useful when it comes to competition, getting job. Just getting degree and not job, that's always a problem.
And that is why it seems that we have a new policy, new education policy, that is named as National Education Policy. I think this can be bringing some changes. So let's see what actually is done. So let me see how many people have joined this first. Then we can go ahead. 30 people have joined. I think it's enough time and we can begin. आप देख पा रहे हैं, this is written here, Ministry of Human Resource Development, National Education Policy 2020. Can you see this? Yes, sir. देखो पहले तो आपको थोड़ा सा अभी ना you are in graduation, you should develop some habit to read current affairs, magazines, policies, governmental policies. If you are preparing for IAS, PCS, SSC bank, so these are very must because they are asking questions from these sections only. Even if you are preparing for MBA entrance or other entrances and teaching job, B.Ed भी करोगे आप, teacher भी बनोगे आप, assistant professor भी बनोगे आप, everywhere they have GS now. So this is the part that colleges don't cover. So I think colleges should also have a teacher for this who teaches GS, or the teachers who are teaching that particular paper where GS can be added should be added. Because just getting marks 80%, 90%, then getting the degree and then being jobless or doing somewhere job of 10, 15,000 in Delhi like city will not be sufficient. So these things that actually should be brought to graduation curriculum, you can simply say, and the part of pedagogy it should be there. So now I talk about certain things. I think everybody has come here, has joined this now. So we can continue. Almost 30 people are there, so no problem. Just ask everybody that everybody should be there. It's a lecture. So now this name NEP is very popular because this is new education policy. Earlier there used to be a different policy. Now it's a completely a different policy. Okay. This is earlier the policy was different. This is a different policy. So I can simply for here for the purpose of name, this is not new education policy. This is national education policy. Yeah, we should never confuse between people say this is new education policy, new education policy. This is how the practice goes. People everywhere call okay, this is NEP. NEP full form is new education policy. That's not the truth. The truth is this is national education policy. So coming to page number 2, I have prepared this PPT that I'm presenting before you is prepared by me only. I have prepared on my own. I have read the material from the original text and then I have prepared this. The brief, 8-9 pages. People are still coming, Okay. Now, if I talk about this education policy, this was introduced in 2020. 29th was the date, 29th July was the date. Earlier this was expected that this will be implemented this year only, that is 2021. This was the expectation, but it could not be possible because of certain things which are going on, pandemic and other reasons are there. But that is for sure for 2022, means next year, it will be implemented. Means your juniors and the new people who will join the college will have totally new curriculum of study. So that is completely new for the newcomers from next year only. It was unlucky, you can say, or simply other things. So, but yeah, it was the case. It was in 2020 only decided, was to be implemented from 2021, could not be possible due to pandemic and other reasons. Now it will be implemented from 2022 and 3. So now you can see focus on quality education. Everything has some purpose, some focus.
Earlier, you can read here previous policy. Previous policy, the introduction of national education policy is after 34 years. For last 34 years, there was one education policy, that was national policy on education going on. But now after 34 years, it is changed to 2020. Before going back 34 years back, if you go, it becomes 1986. So the first policy was 1986 national policy, then it was there. And 1986 policy was actually modified in 1992. I have written from, you can see here in the lines, last 3-4 lines. It was modified in 1992. Modified in the sense there were brought some changes into this policy. And then the focus was on access and equity. Access means availability, that it reaches, that education becomes possible for every person in country. That was the case. Then because then the schools were less, colleges were less, so it was really hard for students to reach colleges. There used to be few colleges and schools. It was not that accessible. That is why access and equity was the focus there. And in 1986 policy, the major development was Right of Children to Free and Compulsory Education Act, that was passed in 2009. This is major development because after this act, which was passed in 2009, children got the right to education under Article 21 of Constitution of India, and now they can study free of cost in the government schools. These are the policies which are actually applicable to governments. The government is bringing this policy. We should not confuse between private schools and governments much. Of course, private schools also try to follow a government pattern sometimes, but yeah, these policies work mostly for government schools, government aided schools, constituency schools of government colleges. So this is how it works. Now the purpose and vision and framework for school education and higher education. So this new education policy, national education policy, even I say new education policy, but it is exactly national education policy. So the purpose is to design a vision and framework for what? School education and higher education. So this policy that was brought in 2020 will change completely the curriculum, the structure, the framework for school education and for higher education. Yes, means from class 1 and 10th, before that Anganwadi, and then in after your 12th is complete, after that in graduation, post graduation, research, B.Ed, MPhil, everything is being discussed here, how they are going to function and what are the years which are assigned to them, that these will be course of these many years and how you can go for research and all. Yes, so this is all that is actually this new national education policy is including in it. If now I talk certain lines I have taken from the original text of this, from the policy that government has posted on its website, is this National Education Policy 2020. I'm going to read, which I have presenting my screen here. National Education Policy 2020 is the first education policy of 21st century and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. So this is first such education policy, as I have discussed earlier also. 34 years back in 1986, there was another policy, and that was named National Policy on Education. So this is a new policy. After 34 years, it is brought. And then 1986 was 20th century, and today it is 21st century. So that is here. And then one line is there. Here I can read from here. The new education policy must help re-establish teachers at all levels as the most respected and essential members of our society. The new education policy must help raise. So someone is asking for entry. Okay, let me then check. Is there someone? Yes, someone is there. Anisha Singh is there. Okay, now I have admitted. Okay.
The new education policy must re-establish teachers at all levels as the most respected and essential members of our society because they truly shape our next generation of citizens. देखो एक चीज तो आप देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है हिंदी में, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट रिस्पेक्टेड and essential members of our society. So respect is one thing, and most respected means the maximum respect should be given to the teacher. This is the policy. The teacher should be a most respected person. So I simply want to ask you, I simply like to discuss this. पहले आप मुझे बता सकते हैं कि रिस्पेक्ट ऐसा क्यों होता है कि टीचर्स को मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन हमेशा हर जगह कहा जाता है? And as I read from this policy also, that is before you open, I am sharing my screen. It is saying that the teacher should be the most respected person. What do you understand by this, the most respected person? Others also deserve respect. Why is this that this is most respected person? Anybody would like to answer? सर बिकॉज टीचर्स ही वो होते हैं जो हमें सिखाते हैं. इनफैक्ट हम अगर अपने पेरेंट्स की बात भी करें तो हम उन्हें भी ये कहते हैं कि वो हमारे फर्स्ट टीचर्स हैं. बिकॉज जो हमें चलना सिखाए, हमें बोलना सिखाए, लिखना पढ़ना, हमें मैनर्स, एटिकेट्स ये सब सिखाए, तो वो तो उनकी तो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बनती है और बहुत ज्यादा होनी ही चाहिए. जी ठीक है, तो ऐसा आप कहना चाहते हो कि रिस्पेक्ट जो हमें सिखाते हैं होनी चाहिए. क्यों होनी चाहिए? टीचर्स को मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप जो देख पा रहे हैं, आई कैन सिंपली से इट्स रिटन हियर, इट इज टू रीस्टैब्लिश टीचर्स एट ऑल लेवल्स, हर जगह जिस भी लेवल पे टीचर हैं, एज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन. सो एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू आंसर दिस? Why this is written here, the most respected person? हाँ सुगंधा प्लीज. सर मे बी बिकॉज कि टीचर्स डायरेक्टली ह्यूमन से डील करते हैं. तो उनको क्लर्क भी, सुगंधा क्लर्क भी डायरेक्ट ह्यूमन से ट्रीट करते हैं, मोस्टली वो भी ट्रीट करते हैं. काफी लोग आते हैं हर जगह, आप डॉक्टर के पास जाएंगे उनको तो भगवान भी कहा जाता है, और हर जगह टीचर्स और आल्सो टीचर, डॉक्टर्स को भी टीचर्स ही बनाते हैं. तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम टीचर्स को रिस्पेक्ट दें जो वो डिजर्व करते हैं. deserve I understand, it is talking about most respected person. ये ऐसा आप देखो, ये it's not written anywhere, but it always, it's never said कि doctor should be most respected, engineer should be most respected. It's not said that way. But when it comes to teacher, it is always said that teacher should be most respected person. So what can be the reason, what can be the logic? So, it's not, हाँ माई बताइए. सर बिकॉज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने भी प्रोफेशंस हैं, सब अपने आप ही नहीं बनते, उनको सिखाया जाता है और उनको सिखाते टीचर्स हैं. तो अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो फिर वो बनेंगे कैसे उस लेवल तक उतने अच्छे? I can understand. I can understand the logic that you are putting here. I can easily understand. You know, I would like to say something about on this. देखो मुझे जो लगता है, there are so many reasons which can be, but my experience understanding says कहीं ना कहीं टीचर का रिस्पेक्ट इज नॉट लिमिटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स. टीचर का रिस्पेक्ट इज इनडायरेक्टली द रिस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. इफ वी कैन थिंक, देखो मैं लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ आपको ना, तो मैं आपको वही बताऊंगा, इस तरह से बताऊंगा कि आप सोचो कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे अलग तरीके से हम सोच सकते हैं. देयर इज सिंपल थिंग, सेल्फ इज सिंपल फैक्ट, अनसीन पैसेज आएंगे. इट्स नॉट दैट व्हाट मैं आपको पढ़ाता हूँ वही आएंगे, अनसीन पैसेज कुछ भी हो सकता है. अब मैं इस पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप सोच आपका डेवलप होगा इससे क्या हो रहा है. अब मैंने क्या कहा कि टीचर्स रिस्पेक्ट इज नॉट द टीचर्स रिस्पेक्ट, इट इज रिस्पेक्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. It means because the responsibility to save the future of society is totally dependent on a teacher. There can be any teacher who makes teacher who teaches for doctors, engineers, any profession. So teachers is actually those who are creating futures, shaping futures. So if you are respecting teachers, you are not respecting this respect that you are giving to teachers is indirectly giving you the meaning that you are keeping into your eyes, into your mind
that you want a better future. You are hopeful from them that the future that is going to come will be very bright and polite and good. So that is why this is the tendency, this is the culture. This is why it is said always that teachers should be given respect. Actually, those who say teachers should be given respect, indirectly they say the future generation should be better. And that is why they say this. Because in a teacher they see the future generation. So respect for teacher is a respect for future generation. And future generation means everybody that is part of that generation. If I am a teacher and you people are going to be the future of the country, I am teacher today, tomorrow you can be teacher, tomorrow you can be doctors, engineers, IAS, PCS, SSC, bank, everywhere you can go as per your choice and hard work. So if I am given respect, it means the person who is giving me respect is giving respect to the future generations. And that is why students also are supposed to respect their teachers so that they can do justice to their future. That no, I have to prove myself that I deserve to be a good student and I can actually make my career bright. So this is ultimately going to help a society and life in general. सर So एक लड़की this, रिजॉइन कर this रही may है, be the उसको reason ज्वाइन कर लो एक बार। Aditi, क्या कर रहे हो? सर एक लड़की रिजॉइन मांग रही है, मतलब मैसेज कर रही है रिजॉइन का। No, it's not coming here. Na? I'm not presenting. It will come on the screen. You can see screen I'm presenting before you. Na? It will come on this screen only. Aditi, I hope you got it. She should go for the new link. Na? ठीक है? She should go for the new link. So I think if she is asking for this, it will be there. Don't worry. Because I'm presenting a screen before you, so it should come here only. It's not coming. If I were here on this page, so I understand, but now I'm on this page. And her name is not being here. It's not coming before me. ठीक है अदिति आप बोलो she should try again. ठीक है she should try again. ठीक है एंड विद न्यू लिंक वो हो सकता है लास्ट लिंक पे जा रही हूँ बैक लिंक पे अभी न्यू लिंक हमने जनरेट किया जस्ट वांटेड टू चेक कि कैन इट बी रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग सो दैट इज व्हाई आई ट्राइड विद द न्यू लिंक. ठीक है आई होप यू आर गेटिंग इट. आपको ये जो मैंने पॉइंट बताया इसको दूसरे एंगल से बताया. आर यू गेटिंग इट? बताओ आ रहा समझ में थोड़ा बहुत? You know, it's all literature. We have a different analysis and explanations for the same thing. Nothing else. It's not written anywhere. This is what I thought. And you may also have different opinions about this. How this is, why this is written that there should be most respected person. Got it? ठीक है? ठीक है. आओ हम फिर चलते हैं इसकी तरफ. The new education policy must provide to all students, irrespective of their place of residence, a quality education with particular focus on historically marginalized, disadvantaged, and underrepresented groups. देखो एक चीज ये दिया हुआ है कि it should be actually given. देखो इसमें क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस तो है लेकिन ये एक्सेसिबिलिटी की बात इनडायरेक्टली कर ही रहा है कि हमारा जो एजुकेशन है that should reach to the people irrespective of their places of residence. आप कहाँ से यूपी से हो, बिहार से हो, गांव में हो, दूर दराज में हो, बड़े शहर में हो, कहीं पे भी हो, education should be given to you. And the focus should be on the historically marginalized. महिलाएं, दलित, पिछड़े, इन पे फोकस की जरूरत है. Disadvantaged, अंडर रिप्रेजेंटेड, ऐसे लोग जो पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, जिनको मौके नहीं मिले थे, हिस्ट्री में नहीं मिल पाए थे, उनको मौके देने की बात हो रही है. So सोशल जस्टिस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, दैट इज आल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू दिस. इट्स ऑल बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ preamble and values. This you can understand. I think you have got what actually it means to say. It means to say there should be quality education, there should be social justice, there should be respect for teachers, and this is framing, designing a vision for school education and higher education. Now if I go for the next phase, I will go for the next phase.
Why is it not coming? ऐसा क्यों है? नेक्स्ट पे जा क्यों नहीं रहा ये? I'm clicking on this but it's not coming. यहाँ से जाते हैं. This is how it can work, no problem. वहाँ से नहीं आना तो हम यहाँ से कर लेंगे. Okay, so can you see the second page? दिख रहा है? बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now I go for the structure. The policy envisages that the extant 10+2 structure in school education will be modified with a new pedagogical and curricular structure. देखो दो words आपके सामने बार-बार आ रहे हैं, curricular and pedagogical. So sometimes those who are from Hindi medium background and those who has not used these kind of words, they must be facing problems. Curricular means आपका विषय सामग्री जो आप पढ़ते हैं. Pedagogical मतलब होता है जो पढ़ाने का तरीका होता है. ठीक है. सो जो पढ़ने का तरीका है और जो पढ़ाने का तरीका है दोनों चेंज हो गया है. ठीक है. अब ये कैसे चेंज हुआ है? दिस चेंज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. अर्लियर इट यूज्ड टू बी 10+2. अब आप कहेंगे प्राइवेट स्कूल में तो पहले भी प्री स्कूल हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी की बात हो रही है. प्राइवेट स्कूल तो जैसे रन करते थे आज भी कैसे करना चाहते हैं, दे आर डिपेंडेंट फॉर दैट, दे आर इंडिपेंडेंट. They are discussing about government schools and government policies which are being implemented by government. So earlier आपने भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, जैसे मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, तो केजी, यूकेजी, एलकेजी नहीं होता था हमारे समय में. Class 1 was the first class, then 2, then 3, 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10th. 10th के बाद 1, 2. 10+2 का स्कीम था. So last 34 years this was 10+2 which were going on as per the policy of government policy. Now it is different altogether. Now it has been changed to 5+3+3+4. 5 years will be for foundational stage. Foundational means earlier first class, first grade students used to go at the age of 6. 6 years, you are 6 years old, you can go to class 1. 7 years old, class 2. That was the case. Now you are 3 years old and you can go to school, and that is called preschool, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी. आंगनवाड़ी पहले भी होते थे बट ऐसे ही चलते थे. अभी it has become the part as per the policy. It has become the part of the new structure. That is part of foundational stage. So पहले 3 साल मतलब 3 से लेके 6 साल तक, 3 ईयर का बच्चा है, 4 साल का हुआ तो 1 साल हुआ, 5 का हुआ तो 2 साल हुआ, 6 साल का हुआ तो 3 साल हुआ. 3 to 6 that will be आंगनवाड़ी. आंगनवाड़ी के बाद 7, 8 2 साल क्लास 1 and 2 करेगा. That is 5. तो 3 साल आंगनवाड़ी के, 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड के. तो ये पहला स्टेज है, जिसे कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज. इस पिक्चर में यू कैन सी दिस. कैन यू सी दिस पिक्चर? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना? It is written here 3, 2, 3, 3, 4. It's written here, and here it's written foundational stage. Yeah, it's written here foundational stage also. So foundational stage is for 5 years. Now we go for preparatory stage. प्रीपेटरी स्टेज का मतलब होता है फाउंडेशनल स्टेज में हम क्या करेंगे, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे. क्लास सेकंड के बाद क्या आएगा, 3, 4, 5. 3, 4, 5 these 3 ग्रेड्स. तो उसके लिए एज क्या होगा? अभी आपने एज देखा 3 to 3 था, तो 3 से 5 साल पढ़ाया तो 8 हो गया था. अब 8 से 3 साल और पढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा. 8 से 11 साल तक का जो 8 से लेके 11 साल तक बच्चा 3 साल क्या पढ़ेगा, क्लास 3rd, 4th, 5th. 5th के बाद 3 साल और पढ़ेगा बच्चा 11 से लेके 14 साल तक. वो क्या होगा, 6, 7, 8. अब 14 साल से लेके 18 साल तक बच्चा और पढ़ेगा. वो क्या क्लासेस होंगे, 9, 10th, 11th, 12th. तो till the age that is 18 years when you become adult, you will be able to complete your school education. Yes, after that, after 18 you will enter into higher education. Now if I ask you, did you get the structure 5+3+3+4? आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो
अब देखो certain things which are written here also, and also I can make you clear from the different slides. I simply will make a bit in a brief clear here कि फाउंडेशनल स्टेज जो 5 साल का है उसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दैट विल बी देयर. जो प्रिपरेटरी स्टेज है, यस, दैट इज फ्रॉम क्लास 3 to 5, वो होगा प्ले डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम. फिर 6 to 8 का जो हमारा मिडिल स्टेज होगा उसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज सारा कुछ होगा. सेकेंडरी एजुकेशन जो होगा दैट इज फ्रॉम 9 to 12, क्लास 9, 10th, 11th, 12th. ये जो सेकेंडरी एजुकेशन होगा उसमें हमें मल्टी डिसिप्लिनरी लिखा हुआ है. आई कैन रीड फ्रॉम हियर. मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स. पहले क्या था पता है, आगे भी मैं इसको और क्लियर करूंगा. पहले ये होता था कि आफ्टर 10th, 11th, 12th में आप एक स्ट्रीम लेते थे. साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम. साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी, मैथ्स आप ले सकते थे, उसके साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता था. कॉमर्स में आप कॉमर्स लेते थे, आप जैसे आप लोगों ने लिया होगा, आप पढ़ के आए हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं. आर्ट्स में सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट. तो आर्ट और साइंस एक साथ नहीं ले सकते थे आप. अभी ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है. इसका मतलब है 9th से लेके 12th तक आप अगर मैथ्स के साथ लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं. अगर आप केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं. पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं. इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी और चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स आपको होंगे. जो पढ़ना है जहां से जैसे बन करे, जिस ईयर में आप पढ़िए, ये चीज का व्यवस्था है. अब देखो एक चीज बहुत क्वेश्चन लोग करते हैं कि यार बच्चों की लाइफ क्यों खराब करना. 3 साल के होते हैं वो, and you are sending them to the school. Why is that required? There should be like 6 years, the old structure only. Why there is just such change कि बच्चा 2 साल 3 साल हुआ नहीं, you are sending to the Anganwadi and preschool and Balwatika. Why is that? So the reason that government has given in its policy is this, that I can read from here up. You can see this also. Over 85% of child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6, indicating the critical importance of appropriate care and stimulation of the brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth. इसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक वर्ड दिया हुआ है, एक्रोनिम एक्चुअली, इसका है ECCA, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि 6 साल के पहले का जो टाइम पीरियड होता है एक बच्चे के लिए, उस पीरियड में उसके माइंड का 85% ग्रोथ होता है. क्योंकि माइंड का ना सेल्स, नर्व्स जो होते हैं ग्रोथ करते हैं. तो 85% ऑफ चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन एक्चुअली डेवलप्स बिफोर 6 years. तो अगर हम बच्चे को 3 साल में कॉलेज में भेजेंगे, स्कूल में, प्री स्कूल में भेजेंगे, तो वहां पे प्ले एक्टिविटीज और इस तरह से अरेंजमेंट्स किया जाएगा कि उसके ब्रेन को पूरा डेवलप होने का मौका मिले. एंड दैट इज द रीजन it is introduced कि earlier it was 6 years, now it has come down to 3 years. Are you getting it? What is the reason behind that? The simple reason कि डेवलपमेंट 3 से 6 तक होता है, तो इनको स्कूल में भेजो, प्री स्कूल में भेजो, and arrange the things in a manner so that their brain actually can develop in the manner it should. I hope you are getting it. ठीक है, चलो. अब now I will go for next phase. अब देखो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCA is written here at the top. ECCA ideally consists of flexible, multifaceted, multi-level, play-based, activity-based, inquiry-based learning. Is there someone coming? Let me check. No, nobody came, so fine. ECCA ideally consists of flexible, multifaceted, multi-level, play-based, activity-based, inquiry-based learning comprising of alphabets. तो ये क्या है ECCA? आपको समझ में आ ही गया होगा. ECCA क्या है, बताओ कोई. ECCA क्या है? ECCE क्या है? ECCE anybody? क्या है ECCA?
बताइए। ग्रोथ होता है 3 से 6 साल की एज में, तो उसे वहां हाँ, पे इट्स लाइक अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, है ना? बिल्कुल, ECCA मीन्स अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो अब यहाँ पे मैं हर जगह ECCA लिखा हुआ हूँ, ताकि क्योंकि उतना बड़ा हम नहीं लिख सकते, तो ECCE लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, ये जब हम ECCA की बात करते हैं तो 3 साल की बात, फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं, 3 साल प्लस 2 साल फाउंडेशनल स्टेज। तो उसमें क्या सिखाएंगे आप? अल्फाबेट्स, लैंग्वेज, नंबर्स, काउंटिंग, कलर, शेप्स, इंडोर आउटडोर प्लेस, पजल्स, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, अदर विजुअल आर्ट, ड्रामा, क्राफ्ट, पपेट्री, म्यूजिक, मूवमेंट, सारा कुछ तो लिखा हुआ है, सारा कुछ ही सिखाएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, डू यू एग्री विद दिस फैक्ट? Do you agree with this change that has been brought? That is, students must be introduced to the preschooling at the age of 3. Do you agree with this, or do you find something not up to mark here? I am asking this. Sir, I agree with this. You agree? Yes. कौन एग्री नहीं करता? क्योंकि एग्री बहुत लोग करते हैं। एग्री कौन नहीं करता, क्यों नहीं करता, बताइए। I'm asking this, please answer. Someone is trying to. ऐसा कौन है जो एग्री नहीं करता, मतलब एग्री नहीं करता? जो करते हैं दैट इज गुड, जो नहीं करते हैं वो मुझे आंसर दें, क्यों नहीं करते? मैं देखो, इफ यू आस्क मी कि सर आप क्या करते हैं, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डिसएग्री करता, थोड़ा सा करता हूं, थोड़ी हिम्मत करता हूं मैं डिसएग्री करने का। उसका रीजन क्या है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिए। होता क्या है, जब बच्चा छोटा होता है, 3 साल का होता है, तो वो सीखता कैसे पता है? वो वर्ड्स से ज्यादा सीखता है, उसका माइंड जो कैप्चर करता है वो है एक्सप्रेशंस। कम एज में बच्चे एक्सप्रेशंस बहुत पकड़ते हैं, उससे सीखते हैं। अगर कम एज के बच्चों को अच्छे माहौल में रखा जाए 6 साल तक, एक पीसफुल प्लेस पे, एक ऐसी जगह पे, एक नेचर के पास जहाँ पे सब कुछ सीरेन हो, अच्छा हो, शायद उसके माइंड का ग्रोथ अच्छा होगा। उसको वो सॉफ्ट प्लेस की जगह और हर चीज की जरूरत होती है, जहाँ शायद उसका एक केयर की बहुत जरूरत होती है कि सही चीजें उसको दिखाई जाए। जो चीजें उसको दिखाई जाती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है उसके दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है। अनकॉन्शियसली वो एक दिमाग का हिस्सा बन जाती है, नेचर का हिस्सा बन जाती है। जैसा इसमें लिखा है कि 85% ग्रोथ होता है, तो यही ग्रोथ होता होगा जो हम भूल जाते हैं कि हम 6 साल में क्या सीखे हैं। लेकिन 3 से 6 साल में हम काफी कुछ सीख जाते हैं, स्पेशली एक्सप्रेशंस पढ़ना। शायद ये बहुत इनहेरेंट क्वालिटी होता है। अब जब बच्चा 3 साल में कॉलेज प्री स्कूलिंग जाएगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ना कि आज हर जगह कंपटीशन है, उस बच्चे के ऊपर भी होगा। बच्चा अल्फाबेट सीख नहीं रहा है, बच्चा ये सीख नहीं रहा है, टीचर को गुस्सा भी आएगा। ऐसे टीचर्स भी हैं जो गुस्सा करते हैं, मोस्टली टीचर्स करते हैं। अच्छे टीचर्स भी, हम नहीं कहते कि नहीं होंगे, कुछ अच्छे टीचर्स भी होंगे, लेकिन आप इतना तो मानते हैं कि 50% टीचर होंगे जो बच्चों पे गुस्सा करते हैं, कुछ तो डांटते भी हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। और बच्चों से 3 साल में तो टॉयलेट और दुनिया भर के इश्यूज बच्चे हैं, तो उनसे भी वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। उनके चेहरे पे एक फ्रस्ट्रेशन का इमेज, एक एक्सप्रेशन आ सकता है पढ़ाते समय। और वो जब बच्चा फ्रस्ट्रेशन देखेगा और नेगेटिव चीजें देखेगा, तो उसके दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एक्सप्रेशन नेगेटिव सीखेगा, और उससे क्या होगा, डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। आज भी आपको मैं बताता हूँ, जो बच्चे गांव में पढ़े हैं, शहरों में पढ़े हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। शहरों में पढ़े बच्चों के साथ ये है कि फाइन, उनका माइंड अच्छा है, मेहनती है, वो लैंग्वेज और हर चीज जो उनको बचपन से सिखाएगा उस पर कमांड भी अच्छा है। लेकिन अगर आप लाइफ की बात करो, डिप्रेशन की बात करो, साइकोलॉजिकल मेंटल स्ट्रेंथ की बात करो, तो शहर के बच्चों की तुलना में गांव के बच्चों को डिप्रेशन कम होता है। आई एम सिंपली टेलिंग, वो मस्त रहते हैं इन कंपैरिजन। वो एक मार्क्स के लिए इतना नहीं रोते, या फिर उस तरह की चीजें नहीं आती उनके दिमाग में, उसका इतना डिप्रेसिंग कंडीशन में वो नहीं जाते, वो लाइफ को फ्रीली जी रहे होते हैं। मैंने ऐसा फील किया है। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि उनके जो ग्रोथ है ना 3 से 6 साल वाला स्टेज में, वो फ्री तरीके से था, तो उन्होंने ये सब चीजें नहीं फेस करी थी, तो दे आर फ्री व्हेन इट कम्स टू सच डिजीजेस, सच डिप्रेसिंग थिंग्स। लेकिन शहर का बच्चा बचपन से वो चीजें देख रहा है, तो बचपन से उसके दिमाग में है एक्सपेक्टेशंस कि बच्चा जल्दी से जल्दी सीख जाए। हर माँ बाप चाहता है जल्दी से जल्दी सीख जाए, जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए, 5-6 साल में एडल्ट जैसा बन जाए, समझदार हो जाए,
सारा कुछ उसको आ जाए, वो हर जगह उसको दिखाना चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतना अल्फाबेट जानता है मेरा। तो वो कंपटीशन बच्चों में को लेकर पेरेंट्स में है, वो अच्छे इसके स्कूल ढूंढेंगे, वहां पे ट्रेन करवाएंगे, तो एक बर्डन बच्चों के माइंड पे पड़ेगा, वो डिप्रेसिंग हो जाता है। अब वो लॉन्ग लास्टिंग अगर आप देखोगे, लास्ट में जाके लाइफ में जब बच्चा बड़ा होता है तो वो डिप्रेशन का शिकार आसानी से हो जाता है। तो ये इस वजह से मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि कम एज में बच्चों को नेचर के पास घूमने का, खेलने का फ्री हो, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस ना हो, क्या उसको अपनी तरीके से सीखने दिया जाए, मुझे ये लगता है। क्योंकि हम एक नेचर ने भी हमें सिखा रहा है, एक नेचर भी कहते हैं ना, मदर इज आल्सो अ टीचर, सो लेट द नेचर आल्सो बी अ टीचर फॉर सम पीरियड। व्हाई डू वी ट्राई टू इंटरप्ट एवरीवेयर? बताओ, आप मुझसे एग्री करते हो? यस थोड़ा सर। थोड़ा बहुत है ना? और लोग बोलिए, आप लोग कम, बहुत कम लोग बोलते हैं। और लोग कोई बोलना चाहेगा? Anybody else wants to say on this? चलो, तो ये मुझे लगता है। तो इस वजह से थोड़ा मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमें हाँ माही। बट अगर बच्चे बाहर मतलब पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, तो वो थोड़ी ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाएंगे? आई मतलब अंडरस्टैंड, फ्रेंकली होंगे, सोशल होंगे, और भी कई चीजें होंगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और पॉजिटिव पॉइंट्स को ही दिमाग में रखने गवर्नमेंट ने भी सोचा है कि उनको सही चीजें बताई जाएंगी। पर पता है क्या है, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ, जो मुझे जो थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट का पॉइंट लगा वो यही था ना, कि होता क्या है कि जब बच्चों को आप बाहर भेजोगे वो फ्रेंडली होंगे, ठीक है, लेकिन आप अगर उनसे एक एक्सपेक्टेशंस लेके चलोगे, एक कंपटीशन का सेंस उनके दिमाग में डालोगे कि नहीं जल्दी जल्दी सीखना है, तो आप उन्हें सिखाने पे, स्कूल में है वो एक चार दीवारी में बंद है और थोड़ा बहुत स्पेस है, उसी में वो उनको ये पढ़ाना, बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा उसको ये पढ़ाओ ये पढ़ाओ, उस पर एक बोझ डालने की कोशिश की जाएगी। और एक्सपेक्टेशन जब ज्यादा होंगे तो नेगेटिव फीलिंग्स का भी कहीं ना कहीं टीचर्स में वो देखेगा, वो सीखेगा उनसे। अगर बच्चा फ्री है तो वो खेल रहा है मस्ती से, उसको कोई नेगेटिव उसको ऐसे भी नहीं करेगा, लेकिन आप टीचर सिखा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि टीचर गुस्सा भी कर सकता है, एकदम नहीं बच्चे को आ रहा है, या फिर वो एक्सपेक्टेशंस वो फोर्स भी कर सकता है कि नहीं करो करो, ऐसे बार बार करवा सकता है। ठीक है, वो प्लीजेंट तरीके से भी कर सकता है, लेकिन जो फेस पे जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो एक्सपेक्टेशंस का होगा कि हम चाहते हैं कि बच्चा जल्दी से सीख जाए, तो वो चीज वो नोटिस करेगा, तो उसको एक बर्डन सा फील होगा। एक बर्डन जब फील होगा तो वही डिप्रेशन का रीजन बनता है। डिप्रेस क्यों होते हैं बच्चे? मुझे ये लगता है कि वो एक बर्डन फील होता है उनके दिमाग में, और उस बर्डन से वो बाहर नहीं पाते। जैसे आपके दिमाग में पेरेंट्स ने भर दिया कि बेटा ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स, 11th में आपको 95% पाना है, नहीं तो आपका किसी कॉलेज में नहीं होगा, तो आप पूरे 12th में माने पूरे एक साल डिप्रेस रहते हो कहीं ना कहीं, एंड उसके बाद मार्क्स नहीं आते तो कमिट सुसाइड एंड ऑल बच्चे कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको बचपन हमेशा सिखाया जाए कि मन भर के पढ़ो, जो भी पढ़ो, जैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फ्री तरीके से लाइफ को जियोगे। और ये एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज है जो हमारा बर्डन बन जाता है, वो हमेशा है। आपका एक्सपेक्टेशन क्लास 1 से शुरू होता है, जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक रहता है, और जब बच्चे को जॉब मिल जाती है तो जहां वो काम करता है वहां वो रहता है। तो हम लाइफ जी रहे हैं, आर वी एंजॉइंग लाइफ, आर वी आर फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स फ्रॉम अस ओनली? ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन है, इस पे भी हमको सोचने की जरूरत है। हमें अपने चीजों को, तरीकों को ऐसा रखना है कि वो एक्सपेक्टेशंस कम होके भरोसा ज्यादा हो, फन हो, सीखना फन होना चाहिए। जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आपको बोझ लग रहा है तो बेकार है ना, बर्डन लग रहा है तो बेकार है मेरा पढ़ाना। मेरा पढ़ाना तभी अच्छा है जब आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, आपको लग रहा है कि नहीं आई एम लर्निंग समथिंग, है ना। तो ठीक है, आइए आगे हम चलते हैं, और भी कई चीजें हमारे पास, थोड़ा 15-20 मिनट ही हैं। तो ईसीसीए जो है ये इसी फोकस करेगा, बच्चों की चीजें सिखाई जाए। आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होंगे 3 साल जो पढ़ाएंगे, वो उनकी क्वालिफिकेशन 10+2 होगी। अब देखो, आपने 10+2 किया हुआ है, अब आप आंगनवाड़ी वर्कर बन सकते हैं। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है आंगनवाड़ी वर्कर 10+2 के बाद आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम ईसीसीए के तहत करना पड़ेगा, वो आप कर लोगे। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, अगर आपने 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लिया तो आपको पूरा चांस बन सकता है कि आप आंगनवाड़ी वर्कर बन सकते हो। आंगनवाड़ी वर्कर और टीचर दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि वो सिखाते भी हैं पढ़ाते भी। तो आप 10+2 के बाद 6 महीने का सर्टिफिकेट अब अगली साल से लागू हो रहा है, तो द पॉसिबिलिटी इज दैट कि द सर्टिफिकेट कोर्स विल आल्सो बिगिन फॉर दैट 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकोगे, है ना। आपके अभी तो आपके ऊपर लागू होगा ही ना ये, तो ये इसमें जो सर्टिफिकेट्स हैं सारा कुछ है, तो आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। या आप चाहोगे तो 6 महीने का कोर्स करके आप आंगनवाड़ी टीचर बन सकते हो। तो
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो रहा है, क्योंकि नाउ इफ एवरीबडी गोज टू आंगनवाड़ी, इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी। सो आंगनवाड़ी टीचर्स की संख्या बहुत मात्रा में, बहुत लंबी संख्या में टीचर्स बनेंगे। एंड अभी बिल्कुल नया शुरुआत हुआ है, तो बहुत ज्यादा आंगनवाड़ी टीचर्स होंगे, क्योंकि हर जगह आंगनवाड़ी को कंपलसरी किया जाएगा बच्चों को कि आंगनवाड़ी में भेजना है। तो आंगनवाड़ी आप समझ लो, इतने बच्चे हैं, इतने 100 करोड़ की पॉपुलेशन पे कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बच्चे पे कितने बच्चों पे एक टीचर की जरूरत है। आप नीचे देखो, अब प्यूपल टीचर रेशियो जो होगा वो 330 विल बी at on 330 students there will be 1, 30 बच्चों पे एक टीचर। तो अगर 10 करोड़ बच्चे हैं देश में, तो आप 10 करोड़ में अगर आप 3 का डिवीजन करोगे तो अराउंड 3 करोड़ टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो 3 करोड़ वैकेंसीज भरी जाएंगी अगर गवर्नमेंट इस पॉलिसी को फॉलो करती है तो और कौन बनेगा? ये आप ही बनोगे। 10+2 आपने कर लिया, 6 महीने का सर्टिफिकेट करके आप तुरंत बन सकते हो। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। और जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स होंगे वहां पे क्या होगा? इट्स अ प्रोपोर्शनल टू, इट्स अ 25:1, मतलब 25 पे 1 होंगे। मतलब कुल मिला के 10 करोड़ बच्चों पे कितने टीचर्स होंगे आप देखो, तो 2.5 करोड़ की टीचर्स आसपास, है ना? ऐसा ही होगा। 25 किसके लिए है? हाँ, 25 के हिसाब से कितने होंगे जरा बताना। नहीं सर, जैसे 30 का तो ये होगा कि 30 30 बच्चों का पे 3 नहीं होगा, फिर 30 का 3 नहीं होगा और कम होगा, कुछ तो होगा, उल्टा हो रहा है ना, आई थिंक सो। कैलकुलेट करो इसे जरा। 25 पे अगर एक है तो आप 10 करोड़ में 25 का आप डिवाइड करो जरा कैलकुलेटर से। 10 करोड़ एंड 25 कैलकुलेटर से करके देखो कितना आता है। ₹40 लाख किया किसी ने कैलकुलेशन? देखो मैं कैलकुलेशन ही करना था, यहाँ गड़बड़ हो रहा था थोड़ा सा। इज दैट बीइंग क्लियर? आ रहा है समझ में? तो 10 करोड़ पे कितने होंगे? 40 लाख टीचर्स। थोड़ा कम हो गया टीचर्स की संख्या, ठीक है, लेकिन 40 लाख भी कम नहीं है। आर यू गेटिंग इट? कैलकुलेशन कर लो थोड़ा सा। 10 करोड़ का 25 कर लो। सर सर 30 और 25 अलग अलग क्यों है? हाँ मैं बताता हूँ। पहले आपने कैलकुलेशन किया 30 का, आप 10 करोड़ को 30 से डिवाइड करो जरा और बताओ कितना आ रहा है। 25 से करा तो 40 लाख आ रहा है, 40 लाख टीचर्स। 30 से करो जरा। सर 33,000 समथिंग आता रहेगा। 33,000, ठीक है। चलो अब देखो मैं अब क्या कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बच्चों की संख्या आपको पता ही है कि 100 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ बच्चे अगर हैं, मान लो एक ओवरऑल एस्टिमेट ले लो, तो 25 के हिसाब से 40 लाख वैकेंसीज बनेंगी। मतलब आगे आने वाले समय में 40 लाख वैकेंसीज बनेंगी आंगनवाड़ी टीचर्स की। तो आप समझ सकते हो 40 लाख में आप सब आ जाओगे, क्योंकि इतने लोग नहीं है कि जो 10+2 हो। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन रहेगा 50% का नॉर्मली जो रहता है टीचिंग फील्ड में, तो आपको 20 लाख की पोस्ट महिलाओं के लिए हो जाएंगी सिर्फ। तो काफी अपॉर्चुनिटी है कि आप आंगनवाड़ी टीचर बन सकते हो। अभी आप में से किसी ने पूछा ना 30:1 का रेशियो और 25:1 का रेशियो क्यों है? ये जो डेवलप जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में 30 बच्चों पे एक टीचर होंगे, लेकिन जो पिछड़े एरिया हैं, जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं, जहां पे ऐसे स्टूडेंट्स, दिल्ली में भी अगर ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जो पिछड़े हैं, ओबीसी SC ST हैं, महिलाएं भी हैं, जो पिछड़े हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, EWS है, फाइनेंशियली वीक सेक्शन है, वहां पे जहां बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, ऐसे एरिया जहां बच्चों की संख्या, जैसे गरीब कोई झोपड़पट्टी है, कोई स्लम एरिया है, स्लम एरिया में अगर आंगनवाड़ी बनेगा
आपको पता है मुंबई में आप जाओ, यहाँ भी दिल्ली में देख सकते हो, कुछ एरिया हैं जैसे साउथ दिल्ली एक पॉश एरिया माना जाता है, और आप यहाँ स्लम एरिया भी ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ जैसे आजादपुर मंडी की तरफ चले जाओ और जगहों पे स्लम एरिया है, वहां पे गरीब बच्चे रहते हैं। तो जहां पे स्लम एरिया होगा वहां पे 25 बच्चे होंगे, एक टीचर होगा, और जहां पे थोड़ा एडवांस्ड होगा वहां पे 30 बच्चों पे एक टीचर होगा। आ रहा समझ में ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, यस चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। हायर एजुकेशन जो आप पढ़ते हैं आपके लिए जरूरी है, तो देख लेते हैं। हायर एजुकेशन अभी आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो ना, ठीक है। आपका कोर्स और जो अगली साल से लागू हो जाएगा, क्योंकि अब तो आपका 1 साल निकल गया, अब इस बार नहीं लागू हो पाया, अगले साल से बच्चों के लिए लागू हो जाएगा। वो क्या होगा देखो, कि 3 साल का आप ग्रेजुएशन कर सकोगे या 4 साल का ग्रेजुएशन कर सकोगे। और होता क्या है, कभी कभी ना बच्चे, मान लो आप फर्स्ट ईयर आपने किया, आपको किसी मूवी में काम करने का मौका मिल गया, किसी सीरियल में काम करने का मौका मिल गया, आप चले गए, तो आपको लगेगा यार फर्स्ट ईयर बेकार हो गया। पहले क्या सिस्टम था, अभी तक जो पुरानी ओल्ड 1986 की पॉलिसी थी, आपके ऊपर भी अभी चल रही है, हमारे ऊपर भी लगी थी, 1986 के बाद सब जितने भी लोगों ने पढ़ाई किया सब पे लगा था। उसका मतलब ये था कि भाई फर्स्ट ईयर किया और सेकेंड ईयर नहीं किया, थर्ड ईयर नहीं किया, तो बाद में आप सेकेंड ईयर से शुरू नहीं कर सकते थे, आपको फिर फर्स्ट ईयर से पढ़ना होता। सेकेंड ईयर किया, मान लो थर्ड ईयर नहीं कर पाया, बीमार हो गए, एग्जाम नहीं दे पाए, 2-4 साल 5 साल बीत गए, तो मोस्टली होता क्या था कि आप फिर से पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब पढ़ो। 1 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि 1 साल आप फेल मान लिए जाते हैं, 1 साल के बाद आप फेल मान के आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, ये पॉसिबल, ये तो होता है। लेकिन 2-3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 10 साल हो गया, आप कहीं जॉब करने लगे, फिर छोड़ ही दिया पढ़ाई, फिर 10 साल बाद सोचा यार आप ग्रेजुएशन करें, तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, आपने 1 साल पढ़ाई किया बीए फर्स्ट ईयर, तो आपको सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी भाई, 1 साल का इत्तेफाक सर्टिफिकेट है। आप कहीं जॉब में जाओगे तो 12th का भी लगाओगे और 1 साल का वो सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, भाई हमारे पास 1 साल और पढ़ा है। अभी ऐसा नहीं है, अभी पूरा ग्रेजुएशन कहीं लगा सकते हैं आप, फर्स्ट ईयर का नहीं लगा सकते कहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर काउंट नहीं होता, काउंट हुआ ग्रेजुएशन की डिग्री। लेकिन तब नहीं, अगले साल से जब ये लागू हो जाएगा तब आपका फर्स्ट ईयर काउंट होगा, वो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे कि सर्टिफिकेट हमको मिला है। 2 साल अगर आपने पढ़ाई कर ली, कोई कुछ बोलना चाहता है? यस सर। हाँ बोलिए। सर जैसे अगले साल से ये पॉलिसी अप्लाई होगी हाँ और सेकेंड ईयर के बाद छोड़ दिया और हाँ, हमारी जॉब गई, तो हम भी दिखा सकते हैं ना ये? नहीं नहीं, आपके ऊपर नहीं लागू होगा ना, ये जो अगली साल से उन बच्चों को जो फर्स्ट ईयर में आएंगे उनके लिए है ये, ओके सर। आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपका तो यही चलेगा। मैंने कहा ना 1 साल थोड़ा सा डिले हो गया, उस डिले के चक्कर में आपको नहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, तो आपको पूरा ही करना है। जो अगले साल से बच्चे आएंगे उनके लिए, तो जो अगले साल से बच्चे आएंगे अगर उन्होंने 1 साल में छोड़ा तो उनको 1 साल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब कि कभी भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ऐसा नहीं था, छोड़ दो तो दोबारा फिर से शुरू से पढ़ना पड़ता था, एक गलत सिस्टम था अभी वो। 2 साल अगर आपने पढ़ के छोड़ दिया, थर्ड ईयर में कहीं आपको जॉब मिल गई, चले गए, कुछ हो गया, गरीबी की वजह से पढ़ाई छोड़ दी, काम करना मजबूरी बन गई, या स्टार बन गए आप, कहीं फिल्म में काम करना शुरू कर दिया, कहीं क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया, कहीं किसी और खेल में हो गया, तो 2 साल किया है तो डिप्लोमा, 3 साल का किया तो डिग्री। तो हर साल का आपको मिलता है क्रेडिट्स, उस क्रेडिट्स को आप यूज कर सकते हैं दोबारा से कोर्स को शुरू करने के लिए, क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये होगा ये स्कीम। अब आप ये सोच रहे होंगे, बहुत से बच्चे स्पेशली गर्ल्स जो है बीएड बहुत करती हैं कि बीएड का क्या होगा। अभी पता बीएड 2 साल का कर दिया गया है, तब भी बीएड 2 साल का रहेगा, कि अगर आपने 3, देखो उसमें कई होंगे, जैसे आज 3 साल का हो रहा है, तब 3 साल और 4 साल 2 तरह के ग्रेजुएशन होंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन में 10+2 के बाद माने 12th के बाद आपने डिसाइड किया, मम्मी पापा ने कहा, आपने सोचा कि यार मुझे टीचर बनना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा। आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके 2 साल का बीएड करिए, या आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया जो बीएड वाला होगा। जो देखिए 4 साल के भी ग्रेजुएशन 2 तरीके के होंगे, एक होगा 4 इयर्स ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड बीएड, मतलब वो क्लियर है कि वो 4 साल का आपने किया है तो आपको बीएड ही करना है, आपका प्लान वही है, क्लियर माइंड में पहले बना लिया था, तो इंटीग्रेटेड बीएड होगा वो। उसके बाद आपको सिर्फ एक साल का बीएड करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल का, क्योंकि 4 साल का आप पहले ही कर चुके हैं। लेकिन अगर आप 3 साल की कोई पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा।
आप उसी तरीके से कोई सब्जेक्ट है, अब आपने सोचा कि उस सब्जेक्ट में हमको पीएचडी करना है, जैसे मैंने किया है, तो आपको वो 4 साल का ग्रेजुएशन करना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन का जब आप कर लोगे तो उसका नाम होगा 4 years बैचलर इंटीग्रेटेड विद रिसर्च। तो उससे आपको रिसर्च वाली डिग्री मिलेगी कि ये बंदा पीएचडी कर सकता है। अब देखिए इसके आगे क्या है, उसके बाद जब आप 4 साल वाला रिसर्च करोगे, 4 साल वाला कोर्स स्पेशलाइज सब्जेक्ट में करोगे ना, तो 4 साल वाला करने के बाद आपको 2 साल का एमए नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल का एमए करना पड़ेगा। अभी 2 साल का एमए है, जब 4 साल वाला आप कर लोगे तो सिर्फ 1 साल का करना पड़ेगा। मतलब वो कहीं आपका ईयर गड़बड़ नहीं हो रहा। अब देखो मास्टर्स करने का, एमए करने के तरीके 2 ईयर के होंगे। 2 साल के मान लें आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया तो 2 साल का आप क्या कहते हैं एमए कर सकते हो। पहला सिंपल एमए सब्जेक्ट में कर रहे हो, दूसरा जो आपका एमए होगा वो टोटली डिवोटेड टू रिसर्च होगा। तो 2 साल का एमए वो लोग करेंगे जिन्होंने 3 साल का बैचलर प्रोग्राम किया है। तीसरा पैराग्राफ, आप चौथा पैराग्राफ पढ़िए। HEIS का मतलब होता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑफर डिफरेंट डिग्रीज डिजाइन्स ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम्स। 2 ईयर का प्रोग्राम है, तो सेकेंड ईयर जो पूरा डिवोट होगा वो किसको होगा? रिसर्च को होगा। उन बच्चों के लिए जो 3 साल का ग्रेजुएशन करे होंगे, मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का एमए, और एमए में पहला साल तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरा साल का मेन पर्पज होगा रिसर्च की चीजें सिखाई जाए, तो ये होगा। लेकिन अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो उसमें सिर्फ आपको 1 साल का मास्टर प्रोग्राम करने की जरूरत होगी। 2 साल एमए नहीं करना पड़ेगा, 1 साल ही करके आप एमए की डिग्री मिल जाएगी आपको। आप समझ रहे होंगे। अभी अब एमए क्या है, अभी 2 साल का है एमए, अब वो तब 1 साल का भी होगा, 2 साल का भी होगा। और आप चाहेंगे तो 12th के बाद ही 5 साल का, जैसे बीए एलएलबी 5 साल का होता है, वैसे आप 5 साल का लगातार कर सकते हैं कि चाहिए हमको पीएचडी करना है तो हमने पहले से फिक्स कर लिया है, तो हम 5 साल का उसी में करेंगे, रिसर्च सब 5 साल में कंप्लीट कर लेंगे, वो इंटीग्रेटेड होगा, उसके बाद पीएचडी करेंगे। अभी आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए करने के बाद एमफिल करना पड़ता था, 1.5-2 साल लगते थे उसमें। अब एमफिल को डिसकंटिन्यू किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं एमफिल विल बी डिसकंटिन्यूड, मैंने लिखा हुआ है। आप 4 साल की डिग्री, बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं, या आपने मास्टर की डिग्री ली हुई है तो आप पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने 4 ईयर वाला बैचलर डिग्री लिया है वो रिसर्च के साथ, मैंने कहा ना एक बीएड के साथ आप ले सकते हैं और एक रिसर्च के साथ आप ले सकते हैं। अगर आपने रिसर्च के साथ वाला लिया हुआ है तो आप सीधे पीएचडी में आ सकते हैं, या तो फिर आप मास्टर्स डिग्री लेंगे। वो कैसे? 3 साल का किया है, 2 साल का मास्टर्स डिग्री लीजिए, ये चीज ठीक है। यस सर। ये खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो ये समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताइए। यस सर। हाँ अभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। तो ये अब देखो लिखा, देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंसेस। आर्ट और साइंस में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा, मतलब 9th 10th 11th 12th का जो आपका होगा सिस्टम। अभी देखो ओकेशनल क्या होता है, एक्स्ट्रा बताए आपको एक चीज है, जैसे आप कमेटीज में काम करते हो, आपने किसी सोसाइटी में हो, आप सोसाइटी में ड्रामा सोसाइटी है, सिंगिंग सोसाइटी, आप ज्यादा उसमें काम करोगे, आपका क्लास अफेक्ट होगा, अटेंडेंस अफेक्ट होगा, आपको नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग को अभी वैल्यू बहुत ज्यादा दी जाती है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, जो ओकेशनल एक्टिविटीज है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब कोई डिफरेंस नहीं होगा, ना तो आर्ट और साइंस में, ना तो ओकेशनल में, और ना तो एक्स्ट्रा करिकुलर में। जो भी आप काम करोगे सबको इक्वल वेटेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बच्चा ड्रामा में काम कर रहा तो उसको कहेंगे तो फालतू काम करता है, इसका क्या कैरियर है। जो पढ़ता है, पढ़ने में अच्छा है, मार्क्स अच्छे लाता है, वही बच्चा अच्छा है। नहीं, जो ड्रामा में अच्छा है वो बच्चा भी अच्छा है, उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, उसको भी कंसीडर करेंगे। ओकेशनल का मतलब होता है प्रोफेशनल स्किल, जैसे आप प्लम्बर का काम, कारपेंटर का काम, पेंटर का काम, और भी जो काम लोग करते हैं, वो सारी चीजें भी अब स्कूल का हिस्सा होंगी। ये कहा जाएगा कि 50% तक सिलेबस उससे रिलेटेड होगा, ताकि आप वो चीजें सीख सकें। और आर्ट और साइंस में कोई सेपरेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, पहले ये था कि भैया जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या था, मैं आपको बताता हूँ। आर्ट वाले बच्चों को हम बेवकूफ समझते थे, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स था
आर्ट वाले बच्चे हमें गधे लगते थे कि यार इन्हें कुछ आता ही नहीं है, ये आर्ट पढ़ते हैं इसका मतलब बहुत कमजोर बच्चे होंगे। और जो कमजोर बच्चे होते तो वही आर्ट लेते भी थे मोस्टली 90% केस में। और जो बायोलॉजी से पढ़ते थे हम समझते थे कि ये भी कमजोर है। जो मैथ वाले होते थे सबसे तेज अपने आप को होशियार समझते थे। बायोलॉजी वालों की थोड़ी इज्जत होती थी लेकिन वो भी लगता था कि ये कमजोर बच्चे हैं, हटाओ ये तो लड़कियों का काम है। ऐसा आप लोग मान के चलते थे कि बायोलॉजी पढ़ता, मैथ्स पढ़ो तेज हो तो, मैथ्स लगाओ तेज हो तो, ये कॉन्सेप्ट था। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ये सिचुएशन खत्म होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया सेकेंडरी स्टेज में क्या होने वाला है, जो आप चाहेंगे पढ़ सकते हैं। मैथ के साथ आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, मैथ के साथ आप पोल साइंस पढ़ सकते हैं, तो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। जब मिक्स हो गया तो वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। वो डिफरेंस खत्म करने के लिए इस चीज को लाया गया है कि भैया मैथ भी इंपॉर्टेंट है तो पोल साइंस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को इक्वल वेटेज दो। ये मत कहो कि मैथ ज्यादा अच्छा है पोल साइंस कम अच्छा है। तो ये है तरीका, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब पहले था साइंस स्ट्रीम लिया तो सिर्फ साइंस पढ़ना है, अभी ऐसा नहीं होगा। आप साइंस के साथ आर्ट्स कॉमर्स जो पढ़ना चाहे ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है। सेकेंडरी स्कूल में कुछ ज्यादा ही है, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, ओकेशनल स्किल्स का भी आप चाहो तो कोर्स ले सकते हो। प्लम्बर का आप बोलो कि हम मैथ्स पढ़ेंगे साथ में हम ये ओकेशनल स्किल्स का कोर्स कर लेते हैं, वो जो है प्लम्बर का है या फिर इलेक्ट्रिशियन का है। बहुत बच्चे होते हैं बचपन में इलेक्ट्रिशियन का बड़ा इंटरेस्ट होता है, बनाने में बिजली के तार वार लगाने में बड़ा इनको इंटरेस्ट होता है। हर घर में ऐसे एक तो बंदा होता है जिसको लाइट बनाने में, पंखा बनाने में बहुत मजा आता है। और ऐसे बंदे होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, जैसे मुझे समझ में नहीं आता करना क्या है, पंखा टांगना कैसे है। और मेरे भाई हैं मतलब घर में और है, पंखा बिजली लाइट कुछ भी है, टीवी बिगड़ेगा फ्रिज बिगड़ेगा सब बना देंगे। तो कुछ ना कुछ अपना, इसे कहते हैं ओकेशनल। तो ओकेशनल को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, अब उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उसको 50% तक लागू करने की कोशिश की जाएगी। अब देखो लिखा हुआ है वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल स्कूल। स्कूल में भी हायर एजुकेशन में भी लागू होगा फेज्ड मैनर में अगले साल 10 सालों में अगले इसको धीरे धीरे लागू करने की कोशिश की जाएगी। अभी तक नहीं है। अब आप ग्रेजुएशन में हो, आप बिजली का तार अच्छा लगा लेते हो, पंखे अच्छा सेट कर लेते हो, फ्रिज अच्छा बना लेते हो, टीवी बना लेते हो, तो क्या आपको कोई वैल्यू है? कोई नहीं पूछेगा आपको, उससे कोई मतलब ही नहीं है, मार्क्स से भी कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपने ये चीजें अभी जानते हो तो आगे आने वाले बच्चों के लिए है कि अगर बच्चा भले पढ़ने में कमजोर है सब्जेक्ट को पढ़ने में, लेकिन वोकेशनल स्किल है तो वो उसको इक्वल वेटेज मिलेगा, उसको उसकी भी इज्जत होगी। उसको ये नहीं कहेगा ये तो नालायक है फालतू के काम करता, नहीं, वो फालतू के काम करके अगर कुछ कर लेता है तो फालतू के कामों की वैल्यू होगी। उसे को हम वोकेशनल कहते थे, उसको छोटा मानते थे, अब उसको छोटा नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी फैसिलिटेटेड। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज जो बाहर की हैं वो हमारे देश में आ सकेंगे। और हमारे देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जैसे जेएनयू, दिल्ली, अगर इनको बाहर परमिशन मिलता है तो ये अपने ब्रांचेज वहां खोल सकते हैं। इतना आसान नहीं होगा इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए बाहर ब्रांचेस खोलना, लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के लिए यहाँ ब्रांचेस खोलना आसान होगा और वो आपको दिखेगा भी। कहने का मतलब बाहर की यूनिवर्सिटीज यहाँ एंट्री करेंगी। क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो हम बाहर की यूनिवर्सिटीज को लाने के, बाहर के टीचर्स को लाने की, बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने की, यहाँ बनाने की कर रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे कि एंटी नेशनल है, लेकिन अभी हम जब एजुकेशन की बात करते हैं और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में ये चलता है। इट इज वर्किंग इन दैट, इट इज नॉट समथिंग दैट इज बैड, इट्स फाइन। थोड़े माइनस प्लस हैं। हमें अपने, अगर हम बाहर के इंस्टीट्यूट्स को यहाँ लाते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ के इंस्टीट्यूट को भी मजबूत करें। ऐसा ना हो कि बाहर के इंस्टीट्यूट जो है सो ओवर पावर कर लें और सारे अच्छे बच्चे बाहर के इंस्टीट्यूट में जाके पूरा पैसा दें और हमारा पैसा बाहर के कंट्री में जाए। ऐसा ना हो, क्योंकि एजुकेशन में हमारे यहाँ बहुत बच्चे पैसा खर्च करते हैं, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज अगर ज्यादा पैसा चार्ज करती हैं और आप वहाँ दे रहे हो, उस कंडीशन में हो सकता है कि जिसे कहते हैं जो हमारी मनी है, जब पहले भी हमारे आज़ादी के पहले बाहर जाता था, वो भी एजुकेशन के माध्यम से बाहर जाए। और ये डर तो है, क्योंकि जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी यहाँ आ गई तो हर माँ बाप सोचेगा थोड़ा पैसा और कमा लो, बच्चे को ऑक्सफोर्ड में दिलवाओ, जेएनयू दिल्ली में पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा तो होगा ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, क्योंकि एक रिस्पेक्ट तो है ही इन कंपैरिजन टू आवर यूनिवर्सिटीज। तो ये देखना होगा कि हम अपने यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी को इनहेंस करें जितना हो सके, ताकि वो मैच कर सकें, ताकि ये एटीट्यूड कि फॉरेन की यूनिवर्सिटी बेटर है और हमारे यहाँ जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को उस यूनिवर्सिटीज में भेजें,
थोड़ा इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने ही देश को कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सेकेंडरी प्लेस देने की कोशिश करेंगे अपने यूनिवर्सिटीज को। तो ये अगर है तो ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से इसको देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो ऑटोनॉमस स्टेटस देने की बात हो रही है, लीगल फ्रेमवर्क बनेगा, उनको ऑटोनॉमस स्टेटस मिलेगा। ऑटोनॉमस स्टेटस का मतलब होता है वो अपने तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी चला सकेंगे। जब वो अपने तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी चला सकेंगे, इसका मतलब होगा डिफरेंस दिखेगा, साफ साफ दिखेगा कि वहां पढ़ाई अच्छी हो रही है, यहाँ पढ़ाई कम अच्छी हो रही है। तो उस केस में लोग वहां की तरफ भागेंगे कि भाई ऑक्सफोर्ड में पढ़ लो, कैम्ब्रिज में पढ़ लो। माँ बाप जो पैसा कमा रहे हैं थोड़ा उधार करके ही भेजेंगे अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में, लेकिन कहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी तो पुराना हो गया है, तो पढ़ाई लिखाई नहीं होती, पॉलिटिक्स होता है, ऑक्सफोर्ड में भेजो, क्योंकि वहां बहुत प्रोफेशनल तरीके से चीजें होती हैं। तो ये आपको भी लग रहा होगा, है ना। चलो अब आते हैं हम जीडीपी में। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी टोटल जो इनकम होती है, जो अर्निंग होती है साल भर की ना, उसे जीडीपी कहते हैं। अगर मान लो हमने 100 रुपए पूरा साल में कमाया, तो 100 रुपए में हम 6 रुपए एजुकेशन पे अब खर्च करेंगे। अभी तक पता 2 से 3 रुपए खर्च करते थे। यहाँ पे लिखा हुआ 4.43, तो मतलब ये गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट्स मिलके 4.43 ऑफ जीडीपी खर्च हो रहा था लगभग। तो मतलब 100 में हम 4 4.5 खर्च करते थे, अब उसे 6 रुपए करने की कोशिश की जाएगी। जो अदर से आप सिर्फ सेंटर का देखो 3% ही था, तो अब वो 6% होगा। 6% का मतलब कि 100 में 6 रुपए हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करेंगे। 6% की मांग जो हो रही है 1986 से हो रही है, उसके पहले से भी हो रही है, लेकिन वो 1968 की पॉलिसीज, 1968 में भी कहा गया था, एकदम शुरू में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब भी कहा गया था नहीं 6% तो खर्च करो, 100 में 6 रुपए तो एजुकेशन पे खर्च करो, लेकिन नहीं हो पा रहा था। आज भी नहीं हो पा रहा है, आज भी 3 रुपए 4 रुपए हो रहा है। तो उसके लिए ये अब आ रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी में, आज भी वही बात कही जा रही है। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले भी बात कही गई थी लेकिन हो नहीं पाया था। पिछले 68 से लेके आज तक 50-60 साल से नहीं हो पाया। अभी हो पाएगा कि नहीं, वी डाउट इट, लेकिन हाँ प्रपोजल है कि 6% करेंगे हम, ठीक है। अगर ये 6% नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आंगनवाड़ी आप खोलने की बात करते हो, 40 लाख नए वैकेंसीज भरोगे, फिर 30-35 हजार आपने और निकाला था, मतलब इस तरीके से आप 40 लाख 45 लाख वैकेंसीज भरोगे, नए टीचर को सैलरी देना होगा, नए नए स्कूल खोलोगे, सेंटर खोलोगे, तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। तो 6% के नीचे अगर आप कुछ खर्च करोगे तो आप खर्च ही नहीं कर पाओगे, ओपन ही नहीं कर पाओगे। तो जो ये जो फंडा चल रहा है ना, बहुत पैसा खर्च होने वाला है इसमें। अब और बहुत लोगों को नौकरी मिलने वाली है, टीचर्स की संख्या बहुत फैलेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा अगर ये लागू सही से हो गया। तो सरकार कोशिश तो करेगी, फेल होगी कि पास होगी या आगे दिखाएगा समय, लेकिन हाँ अगर वो कोशिश करेगी तो जरूर रोजगार बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन होगी, क्योंकि उसने बोला है तो कोशिश भी करेगी। ऐसा है, सरकारें करती हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगी, तो उससे क्या होगा कि कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये अच्छा खबर है यूथ के लिए, आप लोगों के लिए जो 10+2 है, वो 6 महीने का सर्टिफिकेट करके आंगनवाड़ी में टीचर्स बन सकते हैं। 20,000 रुपए तो मिलेगा ही, नहीं 20,000 तो 10-15,000 तो मिलेगा ही बच्चों को पढ़ाने का, जो भी 2-4-5 घंटे। तो ये है। आप देखो ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन, अब हमारा जो पढ़ाई है उसमें भी ये है कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं है, दीक्षा है, इन लोगों को क्या कहते हैं और डेवलप किया जाएगा, ताकि बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ सकें, ताकि ऐसी कंडीशन में जब पैंडेमिक है, दूर दराज के हैं बच्चे, नहीं आ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन भी एजुकेशन चल सके। ऑनलाइन एजुकेशन पे इंपॉर्टेंस पैंडेमिक की वजह से बढ़ा है, सिंपल सी बात है कि ऑनलाइन हर देश में पॉसिबल है, तो हमारे देश में भी हो सकता है। हमारे यहाँ इंटरनेट को बढ़ाया जाए, ऑनलाइन को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ ऑनलाइन नहीं फैसिलिटीज है, इंटरनेट नहीं है, वहां पे टीवी तो है, तो ये कहा जा रहा है कि वो क्लासेस टीवी पे भी रन किए जाए, डिजिटल मीडिया के थ्रू उसको लगाया जाए, और टीचर्स को बकायदे ट्रेनिंग दी जाए। आज मैं थोड़ा बहुत ट्रेनिंग पाया तो नहीं हूँ, लेकिन यूट्यूब से सीखा है। लेकिन तब जब हर चीज ऑनलाइन होने लगेगी, सॉफ्टवेयर्स बनेंगे, एप्स बनेंगे, तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत होगी। तो उस समय एक ट्रेनिंग होगा जो उनको भी देने की बात कही गई है, कि उनको भी दिया जाएगा। थैंक्स लिखा हुआ है लास्ट में, इट्स ओवर नाउ, ठीक है, बंद कर दे। ओके, आपको समझ में आ रहा था, बताओ, यस सर। है ना, पॉलिसी समझ में आ गई पूरा?
यस सर। थोड़ा लंबा था लेकिन हाँ थोड़ा लंबा था, लेकिन आई थिंक कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पता कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, कहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ कौन से रोजगार मिलते हैं। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता होंगी तो फिर आपके लिए ये ट्यूटोरियल था, मैंने इसको जो है इसीलिए वो कर दिया कि इसको क्या कहते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं।